हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी ये क्वेश्चन सीरीज़ काफ़ी समय से स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज की ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास जो है वो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिनमें भी हिस्ट्री पूछी जाती है। तो अगर आपका कोई आने वाला एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है जिसमें हिस्ट्री पूछी जाएगी, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और आप सभी जानते हैं कि आपका लेखपाल का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो चुका है, तो अब आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। तो अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लिया है और आप अब रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आइए अपने टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम इस सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हमसे पूछा जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी। यहाँ ऑप्शन ए है हमारे पास दयाराम साहनी, ऑप्शन बी है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी है एम वत्स, ऑप्शन डी है अन्य। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज इन्होंने कब की थी, तब आप आंसर करेंगे 1921 में। और ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर बसी हुई है? तब आपका आंसर होगा रावी नदी के किनारे पर ये बसी हुई थी। और एक और सवाल पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? तब आप अपना आंसर करेंगे कि पाकिस्तान का मोंटेगोमरी ज़िला, ये इसकी वर्तमान स्थिति है। तो यहाँ से आपको ये तीनों चारों फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में की। कौन सी नदी के तट पर थी ये? तो रावी नदी के तट पर। और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? तो वर्तमान में इसकी स्थिति हो जाएगी पाकिस्तान का मोंटेगोमरी ज़िला। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये ऑप्शन राखलदास बनर्जी। गाइज, राखलदास बनर्जी का अगर पूछा जाता है तब आप इसका आंसर करेंगे कि राखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। किसकी खोज की थी? मोहनजोदारो की खोज की थी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? हमको ये तीन शासकों के नाम दिए गए हैं और एक अन्य दिया गया है। ये पूछा गया है कि वह कौन सा शासक था जिसने जैन मुनि की तरह अपने शरीर को त्याग दिया था। तो यहाँ पर बिंदुसार थे, अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे या फिर कोई अन्य। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य जी। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बाद में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो इसलिए इन्होंने ही श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ पर अपने शरीर को त्याग दिया था। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार किसको मानते थे? आजीवक संप्रदाय को। अशोक किसको मानते थे? अशोक मानते थे बौद्ध धर्म को। इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। तो ये तीनों ही कौन थे? ये मौर्य वंश के शासक थे। और आपको इन तीनों का ही पता चल गया है कि किस किस ने कौन कौन से धर्म को अपनाया था। ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया तो बाद में बिंदुसार और अशोक भी उसी धर्म को अपनाएंगे, ऐसा नहीं था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे और अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? हमको ये बताना है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो किसके मध्य लड़ा गया था। तो गाइज, एक सवाल तो यही बन जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तब आप अपना आंसर करेंगे 1191 में ये लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपको ये नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जय सिंह, मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो आपको बताना है कि किन के बीच में लड़ा गया था।
तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अब आपसे पूछा जाता है कि इसमें विजय कौन हुआ था, तो इसमें पृथ्वीराज तृतीय विजयी हुए थे। फिर उसके बाद गाइस तराइन का एक द्वितीय युद्ध भी लड़ा गया था। वो कब लड़ा गया था, तो वो 1192 में लड़ा गया था। और पूछा जाता है किस किस के बीच लड़ा गया था, तो वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ही लड़ा गया था। आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, यानी कि वो कौन सा शासक था जिसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ऑप्शन ए है मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी है सादात खां, ऑप्शन सी है सरफराज खां, या फिर डी किसी अन्य ने। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। हमसे पूछा जा रहा है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया, 1853 में, 1856 में, 1863 में, या फिर 1865 ईस्वी में। तो गाइज मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि विधवा पुनर्विवाह के लिए किस व्यक्ति ने संघर्ष किया था। तब हमारा आंसर वहाँ पर हुआ था ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया है कि सती प्रथा का अंत करने में किसने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या बनता है, राजा राम मोहन राय जी ने 1828 ईस्वी में सती प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी यहाँ पर तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कहता है, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। कौन सी नीति पूछी जा रही है, पूछा जा रहा है फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेज़ों के द्वारा कब अपनाई गई। 1877 ईस्वी के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद, या 1799 ईस्वी के बाद। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1858 की ईस्वी के बाद। और उस टाइम पे हमारा गवर्नर जनरल कौन थे, तो गाइज आप बताएं उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस टाइम पर हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल क्योंकि कब से कब तक का रहा है, उनका शासनकाल 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। हमको बताना है इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो कितने वर्षों तक चला था, 4 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, या फिर 10 वर्ष तक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कब तक चला, तो 7 वर्ष तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। हमको ये बताना है जो आर्यास थे वो भारत में कहाँ से आए थे, पश्चिमी एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से, या फिर दक्षिण एशिया से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय एशिया से, यानी कि सेंट्रल एशिया से। गाइस आर्यों के भारत में आने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन जो भी हमें अपने साहित्य से, वेदों से पता चलता है उससे हमें यही जानकारी मिलती है जो आर्यास थे वो सेंट्रल एशिया से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवधि में रामायण व महाभारत की रचना हुई थी। यहाँ हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है वो कौन सी अवधि थी जिसमें कि रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, या आर्य अवधि में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। गाइस महाभारत का पुराना नाम पूछा जाता है
कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। तो महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। क्या था? जय संहिता। इसका पुराना नाम जय संहिता था। तो आप ये याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, तब आप आंसर कर कर आएंगे जय संहिता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त समाज की स्थापना किसने की? हमसे पूछा जा रहा है गुप्त समाज या गुप्त वंश, इसकी स्थापना किसने की? हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या फिर ब्रह्मगुप्त ने? तो हमको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गाइज आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त एक मौर्य शासनकाल में भी हुए थे और एक गुप्त काल में भी हुए थे। तो ये वो वाले चंद्रगुप्त नहीं है जो मौर्य शासनकाल में हुए थे, ये गुप्त वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनको चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे? पहला तो था इन्होंने महाराजा धीराज, याद रखना है आपको, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसके बाद इन्होंने गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गाइस जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि पॉसिबल नहीं होता कि हर चीज़ को लिख कर ही बताया जाए, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुने और उनको नोट करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो बस उसका आंसर मार्क किया और आगे बढ़ गए। आप सभी जानते हैं पेपर का पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़कर जाएंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए आपको चीज़ों के बारे में डीपली नॉलेज भी होनी चाहिए। आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? वो कौन सा व्यक्ति था जिसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? समुद्रगुप्त के टाइम पर, चंद्रगुप्त के टाइम पर, हर्षवर्धन के टाइम पर या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर प्रथम चीनी यात्री भारत आया। और पूछा जाए उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था फाहियान। फाहियान उसका नाम था। और गाइज एक हर्षवर्धन नाम आप देख रहे हैं, तो हर्षवर्धन के टाइम पर भी एक यात्री भारत आया था जो कि बहुत पूछा जाता है कि उसका नाम क्या था। तो हर्षवर्धन के टाइम पर कौन भारत आया था? हेन स्वांग। हेन स्वांग भारत आया था हर्षवर्धन के टाइम पर, और फाहियान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं क्योंकि इन दोनों से ही एग्जाम में सवाल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ये चारों ही कौन से काल से जुड़े हैं आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है मुगल शासक, और अगर ना दिया होता तब भी आप इनको देखकर पहचान लेते कि ये सभी मुगल शासनकाल से जुड़े हुए हैं। तो हमको ये बताना है कि प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसको पुकारा जाता है? अकबर को, बाबर को, शाहजहां को या फिर जहांगीर को? तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं इनके टाइम पर बहुत सारी हिस्टोरिकल इमारतों का निर्माण किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? सभी जानते हैं, ताजमहल। ताजमहल का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। हमको बताना है जो सिख समुदाय है उसके अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गाइज हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। और पूछा जाए कि सिख समुदाय की स्थापना किसने की थी, तब सिख समुदाय की स्थापना पर आपका आंसर होएगा गुरु नानक देव ने सिख समुदाय की स्थापना की थी। और गाइस गुरु गोविंद सिंह ने कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम किए हैं, आइए हम एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? पाहुल प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? उसके बाद इन्होंने किया था खालसा पंथ की स्थापना।
किसकी स्थापना? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। और पूछा जाए कि कब की गई थी, तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? इनमें से वो कौन सा संप्रदाय या धर्म है जिसके समय पर चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया? ऑप्शन ए है शैव संप्रदाय, बी है महायान संप्रदाय, सी है हीनयान संप्रदाय। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर बनेगा महायान संप्रदाय के टाइम पर चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया। और गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि महायान और हीनयान ये दोनों ही कौन से धर्म की शाखाएं हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों ही बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। किसकी शाखाएं हैं? बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? हमको बताना है वो कौन सा वास्तुकार था जिसने कि ताजमहल का डिज़ाइन तैयार किया था। इस्माइल, उस्ताद ईसा, मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास। तो गाइज़, ये तो आप सभी जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने कराया, लेकिन इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिज़ाइन तैयार किया था उस्ताद ईसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों का ये विश्वास है कि गौतम बुद्ध जी जो हैं वो दोबारा से जन्म लेंगे, यानी कि उनका फिर से अवतार होगा। तो हमको बताना है कि उनका अगला अवतार किसको माना गया है। ऑप्शन ए कल्कि, बी अत्रेय, सी मैत्रेय या फिर डी नागार्जुन। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कल्कि को गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना गया है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ये हमको नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमको बताना है इनमें से किस महल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया था। मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या फिर रंग महल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया था। और गाइज़, ये पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, तब इसका आंसर होगा कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर ने ही की थी। और अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी कराया था। कौन से दरवाजे का निर्माण? बुलंद दरवाजे का निर्माण उसने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ध्यान से सुनिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने कराया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? हमको बताना है कि प्लासी का युद्ध जो है वो कौन से सन में लड़ा गया था। मैं आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में बता भी चुकी हूँ कि प्लासी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था। तो लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तब इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि कहता है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? हमको बताना है कि जो बक्सर का युद्ध था वो कब आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर हम अपना आंसर मार्क करेंगे 1763, यानी कि 1763 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि दिल्ली के लाल किले को कौन से मुगल शासक ने बनवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या फिर शेर शाह ने? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने दिल्ली का लाल किला बनवाया? तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। और एक हमसे ये सवाल किया जाता है कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तब हम अपना आंसर मार्क करेंगे कि अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण कराया।
कौन से लाल किले का? आगरा के लाल किले का निर्माण कराया अकबर ने, और दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ये हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमको बताना है जो पेशवा का पद था, मतलब पेशवा किसको कहा जाता था? रक्षा मंत्री को, धार्मिक मामलों के मंत्री को, मुख्यमंत्री को, या फिर न्याय मंत्री को? तो हमको बताना है कि किसको कहा जाता था पेशवा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। और गाइस, और ये सवाल बनता है और गाइस ये सवाल बनता है कि पहले पेशवा कौन थे? तब हमारा आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा बनाया गया था। और अंतिम पेशवा कौन थे? तो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। तो आपसे पूछा जाए कि प्रथम पेशवा कौन थे, तो प्रथम पेशवा हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ, और अंतिम पेशवा कौन हो जाएंगे? अंतिम पेशवा हो जाएंगे बाजीराव द्वितीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? यानी कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इसमें उच्च न्यायालय की जो स्थापना है तो वो कौन से वायसराय के कार्यकाल में की गई? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले के टाइम पर, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिंक के टाइम पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? हमको बताना है कौन से वो हिंदू राजा हैं जिनको भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई। चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, अलाउद्दीन खिलजी को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पर? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। गाइस, ये चंद्रगुप्त वही हैं गुप्त वंश वाले। इन्होंने क्या किया था? गुप्त वंश की स्थापना की थी, गुप्त संवत चलाया था और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और दूसरे ही आते हैं समुद्रगुप्त, तो इनको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? इन शॉर्ट हमको ये बताना है। भीमराव अंबेडकर थे, दादा भाई नौरोजी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कहता है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। हमको बताना है जो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते है उसको किस बुक से या किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से, आनंद मठ से, अशोक स्तंभ से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा कि सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आपको यहाँ पर दिख रहा है आनंद मठ। ये आनंद मठ बुक है, किसी के द्वारा लिखी गई, बहुत फेमस पर्सनालिटी है। तो आपको अगर इसका आंसर नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान से सुनिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ पुस्तक को लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि कहता है वेद शब्द का अर्थ है। गाइस, हमको बताना है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? संसार है, आकाश है, ज्ञान है, या इनमें से कोई नहीं है। तो गाइस राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ज्ञान, यानी कि वेद शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी?
यानी कि वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए जहांगीर ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी अशोक ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? हमको बताना है वो कौन सा शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगज़ेब ने, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अकबर ने क्या कर दिया था, जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर क्या था? जजिया कर था जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, तो अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया था। और जो गाइस औरंगज़ेब आया था, तो औरंगज़ेब ने इस कर को फिर से शुरू कर दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि अकबर ने तो जजिया कर समाप्त किया और औरंगज़ेब ने इसको फिर से शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि कहता है किसके शासनकाल में 1 रुपए का सिक्का टकसालित किया गया? यानी कि वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में 1 रुपए का सिक्का टकसालित किया गया था? शेरशाह सूरी, जहांगीर, अकबर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेरशाह सूरी के टाइम पर 1 रुपए का सिक्का टकसालित किया गया था। तो आंसर हो गया हमारा शेरशाह सूरी। और गाइज आपसे पूछा जाए कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तब आंसर क्या हो जाएगा, सासाराम बिहार। मैं आपको बताती हूँ लिखकर भी, सासाराम में इसका मकबरा स्थित है। और सासाराम कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। तो आप याद रखेंगे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? हमको ये बताना है कि जो चित्रकारी है वो किस शासक के शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, या फिर जहांगीर के शासनकाल में। तो राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। गाइस जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। किसका स्वर्णकाल कहा जाता है, चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है। और आप ये बी ऑप्शन देख पा रहे हैं, शाहजहां, तो शाहजहां के काल को कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। आप ये बात याद रखेंगे कि जहांगीर का शासनकाल कहलाता है चित्रकारी का स्वर्णकाल और शाहजहां का शासनकाल कहलाता है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? ये गाइस ये कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है कि नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी। 1807 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, 1911 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी थी। और पूछा जाए आपसे कि इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, यानी कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तब अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। उस टाइम पर कौन थे जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। सॉरी गाइस, अंबिका चरण मजूमदार ने इसके फूट वाले अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। यहाँ आप अपना प्लीज़ आंसर करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आंसर होगा रास बिहारी घोष, यानी कि 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तब आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने। और क्या हुआ था उसके बाद, इन दोनों लोगों का समझौता हो गया था, यानी कि नरम दल और गरम दल दोनों का समझौता हो गया था 1916 के
लखनऊ अधिवेशन में, तो उसकी अध्यक्षता की थी अंबिकाचरण मजूमदार ने। प्लीज़ आप अपनी मेरी बात को करेक्ट कर लेंगे कि नरम दल और गरम दल की जब फूट पड़ी 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। और जब 1916 को लखनऊ अधिवेशन में इन दोनों के बीच समझौता हो गया, तब उसकी अध्यक्षता की अंबिकाचरण मजूमदार जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नशस्ता का शिकार हुए? हमको बताना है कौन सी घटना है जिसके लिए लाला लाजपत राय जी प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 का विद्रोह, नमक सत्याग्रह या साइमन कमीशन गो बैक, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइमन कमीशन को वो वापस भेजने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे और इसी समय पर लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? ये पूना पैक्ट के नाम से बहुत फेमस है। पूछा जाता है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? नेहरू जी के, भीमराव अंबेडकर जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर बन जाएगा कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। और कब हुआ था? तो 1932 को यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमको बताना है जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? 1909 में, 1906 में, 1911 में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर बनेगा 1909 में। सलीम उल्लाह और आगा खां, ये दो नाम है, याद रखें, सलीम उल्लाह और आगा खां। आगा खां, इन दोनों व्यक्तियों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? हमको बताना है भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, लेकिन क्यों किया गया? कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, कमीशन के सभी सदस्य मुस्लिम थे, कमीशन के सभी सदस्य बौद्ध थे, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा कि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारत के नेता उसका विरोध कर रहे थे। तो गाइज़, ये था हमारा आज का सेशन। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें भी हिस्ट्री पूछी जाती है तो आप इस सेशन को ज़रूर देखकर जाइएगा। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। इसी तरह के और सेशंस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।